नमस्कार। बीएससी पार्ट फर्स्ट के चैप्टर कॉलाइड अवस्था या कॉलाइडल स्टेट में आज हम कॉलाइड का वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन ऑफ कॉलाइड्स का अध्ययन करेंगे। कॉलाइड्स को क्लासिफाइड विभिन्न आधारों पर किया गया है, यानी हम किन किन आधारों पर या किन किन बेसिस पर कॉलाइड्स को क्लासिफाइड किया है वो हम देखें। कॉलाइड्स को अवयव की भौतिक अवस्था के आधार पर वर्गीकृत किया गया है, यानी क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द फिजिकल स्टेट ऑफ कंपाउंड्स। दूसरा क्लासिफिकेशन है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द नेचर ऑन द डिस्पर्जन ऑफ मीडियम, अर्थात वितरण माध्यम की प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण। तीसरा है हमारा क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द नेचर ऑन द अट्रैक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम, अर्थात वितरित प्रावस्था और वितरण माध्यम के मध्य आकर्षण के आधार पर वर्गीकरण। और चौथा हमारा वर्गीकरण है कणों की प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण, अर्थात क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द पार्टिकल्स। इनको हम एक एक करके लें। सबसे पहले हम लें अवयव की भौतिक अवस्था के आधार पर वर्गीकरण। कॉलाइडल विलयन में दो फेजेस हैं, वितरित प्रावस्था और वितरण माध्यम। वितरित प्रावस्था और वितरण माध्यम की भौतिक अवस्था किस प्रकार की है उसके आधार पर कॉलाइड्स को वर्गीकृत किया गया है। अगर वितरित प्रावस्था गैस है और वितरण माध्यम द्रव है तो ऐसे कॉलाइड विलयन को हम जागिया फॉर्म कहते हैं, जैसे साबुन का विलयन। अगर वितरित प्रावस्था गैस हो और वितरण माध्यम ठोस हो तो ऐसे कॉलाइड को हम कहेंगे ठोस फॉर्म। जैसे हम एग्जाम्पल लें प्यूमिक पत्थर, रबड़, स्टायरीन फॉर्म आदि। अगर वितरित प्रावस्था हमारी द्रव है और वितरण माध्यम गैस है तो ऐसे कॉलाइडिक विलयन को हम कहेंगे द्रवों के वायुसोल। एग्जाम्पल हम लें कोहरा, बादल, दवाओं का हम छिड़काव करते हैं वो, तो ये हमारे वायुसोल के एग्जाम्पल हैं, द्रव वायुसोल के। अगर वितरित प्रावस्था द्रव है और वितरण माध्यम भी द्रव है, यानी दोनों ही द्रव हैं, तो हम जो कॉलाइडल विलयन बनता है उसको पायस कहते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल लें दूध, इमल्सीकृत तेल, दवाई, पेस्ट ये। अगर वितरित प्रावस्था द्रव है और वितरण माध्यम ठोस है तो हम ऐसे कॉलाइडल विलयन को कहेंगे जेल। जैसे है हमारा एग्जाम्पल लें पनीर, मक्खन, बूट पॉलिश, जेलीज ये। अगर हमारी वितरित प्रावस्था ठोस है और वितरण माध्यम गैस है तो ऐसे कॉलाइडी विलयनों को हम कहेंगे ठोस के वायुसोल। जैसे हम एग्जाम्पल लें धुआं, स्टॉर्म, तूफान ये। अगर हमारी वितरित प्रावस्था ठोस है और वितरण माध्यम द्रव है तो ऐसे कॉलाइड विलयन को हम सॉल कहते हैं। जैसे हम लें सोने का या गोल्ड सॉल, कॉलाइडल सोना जिसको हम कहें। इसी तरह से दलदल युक्त जल, ये हमारे सॉल के एग्जाम्पल हैं। अगर वितरित प्रावस्था सॉलिड है यानी ठोस है और वितरण माध्यम यानी डिस्पर्जन मीडियम भी ठोस है तो ऐसे हम उसको कहेंगे सॉलिड सॉल या ठोस सॉल। जैसे हम खनिज ले लें, खनिज, काले, रूबी, कांच, रत्न, ये सारे हमारे कॉलाइडल विलयन है जो कि अवयव की भौतिक अवस्था पर आधारित है। नेक्स्ट वर्गीकरण लें हम वितरण माध्यम की प्रकृति के आधार पर, यानी क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द डिस्पर्जन मीडियम। यानी जो डिस्पर्जन मीडियम है
वो किस अवस्था का है, यानी उसकी प्रकृति क्या है, उसके आधार पर वितरण माध्यम या हम ये कह सकते हैं विलायक की प्रकृति क्या है उसके आधार पर वर्गीकरण किया गया है। अगर डिस्पर्जन मीडियम हमारा जल है, वाटर है, तो ऐसे कोलाइडल विलयन को हम कहेंगे हाइड्रोसोल। हाइड्रो जल यानी हाइड्रो से मिलकर बना है हाइड्रोसोल। इसी तरह से अगर वितरण माध्यम है, डिस्पर्जन मीडियम अल्कोहल है, तो उन्हें ऐसे कोलाइडल विलयन को हम कहेंगे अल्कोसोल। अल्कोहल से अल्कोसोल बना है। इसी तरह से अगर हमारा डिस्पर्जन मीडियम बेंजीन है तो हम उसे कहेंगे बेंजोसोल। और अगर डिस्पर्जन मीडियम यानी वितरण माध्यम वायु है तो यह एरोसोल कहलाता है। तो इस तरह से वितरण माध्यम या डिस्पर्जन मीडियम या हम कहें विलायक के आधार पर विलयनों को वर्गीकृत किया गया है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ले हम वितरित प्रावस्था और वितरण माध्यम के मध्य जो आकर्षण बल होता है उनके आधार पर, यानी क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द अट्रैक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। तो दोनों डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम के मध्य जो अट्रैक्शन है उसके बेसिस पर इन्हें दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, लायोफिलिक कोलाइड्स और लायोफोबिक कोलाइड्स, यानी द्रव स्नेही कोलाइड और द्रव विरोधी कोलाइड। द्रव स्नेही या लायोफिलिक कोलाइड्स हम किसे कहेंगे? ऐसे कोलाइड्स जिनमें वितरित प्रावस्था और वितरण माध्यम के मध्य यानी डिस्पर्जन मीडियम और डिस्पर्जन फेज के बीच अट्रैक्शन पाया जाता है, आकर्षण बल होता है, उन्हें हम द्रव स्नेही या लायोफिलिक कोलाइड्स कहते हैं। अगर डिस्पर्जन मीडियम या वितरण माध्यम या विलायक जल है तो द्रव स्नेही कोलाइड क्या कहलाएगा? हाइड्रोफिलिक कोलाइड्स, यानी जल स्नेही कोलाइड कहलाएगा। लायोफिलिक या द्रव स्नेही कोलाइड के कैरेक्टर्स क्या क्या होते हैं? सबसे पहली चीज़ तो दोनों के मध्य आकर्षण बल पाया जाता है। आकर्षण बल होने के कारण अगर हम डिस्पर्जन मीडियम और डिस्पर्स फेज को मिलाएं तो वो आपस में मिलकर कोलाइडल विलयन बना लेते हैं, और ऐसा कोलाइडल विलयन स्थायी होता है और इसका शीघ्रता से स्कंदन कोगुलेशन नहीं होता है। यानी अगर हम इस ऐसे कोलाइडल विलयन को कोंगुलेट करना चाहते हैं या स्कंदित करना चाहते हैं तो या तो हम उन्हें गर्म करेंगे या उनमें कोई विद्युत अपघट्य मिलाकर कोंगुलेट कर सकते हैं। द्रव स्नेही कोलाइड जो है उत्क्रमणीय होते हैं, अर्थात एक बार स्कंदित हो जाते हैं तो उन्हें पुनः वापस कोलाइडल विलयन में परिवर्तित कर सकते हैं। हम एग्जाम्पल लें प्रोटीन का जल में कोलाइडल विलयन। द्रव विरोधी कोलाइड या लायोफोबिक कोलाइड्स किसे कहते हैं? जब वितरण प्रावस्था और वितरित माध्यम के मध्य आकर्षण बल नहीं होता है या लगभग नगण्य होता है, प्रतिकर्षण हो, तो ऐसे विलयनों को हम द्रव विरोधी विलयन या हम लायोफोबिक विलयन कहते हैं। अगर वितरण माध्यम या विलायक जल है तो ऐसे कोलाइड्स को हम कहेंगे हाइड्रोफोबिक, अर्थात जल विरोधी कोलाइड। द्रव विरोधी कोलाइड्स के लक्षण क्या हैं? सबसे पहला तो यही है कि दोनों के मध्य यानी डिस्पर्जन मीडियम और डिस्पर्जन फेज के बीच आकर्षण बल नहीं होता है या प्रतिकर्षण बल होता है, जिसके कारण अगर हम इन दोनों को मिलाते हैं तो ये कोलाइडल विलयन नहीं बनाएंगे। यानी सीधे इन दोनों डिस्पर्जन मीडियम और डिस्पर्जन फेज को मिलाने पर कोलाइडल विलयन नहीं बनता है। इन्हें विशिष्ट विधि द्वारा ही हम कोलाइडल विलयन बना सकते हैं। दूसरा है ये अनस्टेबल होते हैं, अस्थायी होते हैं। इन्हें प्रिजर्व करने के लिए स्टेबलाइजिंग एजेंट मिलाना पड़ता है, स्थायी कारक पदार्थ मिलाना पड़ता है। ये शीघ्रता से स्कंदित हो जाते हैं, यानी तुरंत स्कंदित हो जाएंगे, और ये अनुत्क्रमणीय होते हैं। अनुत्क्रमणीय होने के कारण
क्या होगा कि एक बार अगर ये स्कंदित हो जाएंगे तो पुनः इन्हें कॉलाइड में परिवर्तन नहीं कर सकते। जैसे हम एग्जाम्पल लें, धातु और उनके सल्फाइड, ऑक्साइड जो कि अयोग्रंशीय लवणों के कॉलाइड हैं, ये द्रव विरोधी कॉलाइड बनाते हैं। द्रव विरोधी और द्रव स्नेही कॉलाइड्स में अगर हम कंपैरिजन देखें तो सबसे पहला तो हम देखें कण के आधार पर, द्रव स्नेही कॉलाइड जो है उनके कण वास्तविक विलयन के कणों से कुछ बड़े होते हैं, जबकि द्रव विरोधी कॉलाइड्स के कण जो हैं अणुओं के झुंड के रूप में या बहुत अधिक बड़े कण के रूप में पाए जाते हैं। अगर हम वैद्युत अपघट्य का प्रभाव देखें इन पर, तो द्रव स्नेही में अगर हम थोड़ी मात्रा में कोई विद्युत अपघट्य मिलाते हैं तो आसान स्कंदन नहीं होता है, लेकिन अधिक मात्रा में विद्युत अपघट्य मिलाएं तो स्कंदन हो जाएगा। जबकि द्रव विरोधी कॉलाइड में थोड़ा सा ही अगर हम विद्युत अपघट्य मिलाते हैं तो तुरंत स्कंदन हो जाता है। प्रकृति के आधार पर देखें, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि द्रव स्नेही कॉलाइड्स की प्रकृति उत्क्रमणीय है, अर्थात एक बार यह अवक्षेपित हो जाता है तो पुनः कॉलाइड में परिवर्तित नहीं कर सकते। एक उत्क्रमणीय है अर्थात एक बार अवक्षेपित हो जाता है तो उन्हें पुनः कॉलाइड में परिवर्तित कर सकते हैं, जबकि द्रव विरोधी कॉलाइड को हम पुनः कॉलाइड में परिवर्तित नहीं कर सकते, अर्थात ये अनुत्क्रमणीय होते हैं। अणुसंख्य गुणधर्म देखें, अणुसंख्य गुणधर्म हमारे कौन कौन से होते हैं? परासरण दाब, हमारा हिमांक, अवनमन, क्वथनांक, उन्नयन, ये सारे हमारे क्या हैं? अणुसंख्य गुणधर्म है। तो अणुसंख्य गुणधर्म के मान द्रव स्नेही कॉलाइड में उच्च होते हैं, जबकि द्रव विरोधी कॉलाइड में निम्न होते हैं, कम होते हैं। अगर हम टिंडल इफेक्ट देखें तो टिंडल इफेक्ट द्रव स्नेही कॉलाइड में कम होता है, बहुत ही कम स्पष्ट दिखाई पड़ता है, जबकि द्रव विरोधी कॉलाइड्स में कणों का आकार बड़ा होने के कारण इसमें टिंडल इफेक्ट क्लियर दिखाई देता है, स्पष्ट दिखाई पड़ता है। वैद्युत कण संचलन अगर हम देखें, वैद्युत कण संचलन में यानी हम कहें कि द्रव स्नेही कॉलाइड में वैद्युत कण संचलन कठिनाई से होता है, लगभग नहीं होता है, जबकि द्रव स्नेही कॉलाइड में सुगमता से वैद्युत कण संचलन होता है। श्यानता देखें, विस्कोसिटी, द्रव स्नेही कॉलाइड की श्यानता जल से सदैव उच्च होती है, जबकि द्रव विरोधी कॉलाइड की श्यानता जल के लगभग बराबर होती है। पृष्ठ तनाव अगर हम देखें तो इनका द्रव स्नेही कॉलाइड का पृष्ठ तनाव जल से कम होता है, जबकि इनका पृष्ठ तनाव भी जल के लगभग बराबर होता है। आवेश हम देखें, चार्ज देखें तो द्रव स्नेही कॉलाइड पर लगभग 0 होता है या पीएच पर निर्भर करता है, जबकि द्रव विरोधी कॉलाइड में आवेश उसका एक अभिलाक्षणिक कैरेक्टर है और उन पर धनावेश या ऋणावेश होगा। वितरित प्रावस्था की सांद्रता हम देखें तो वितरित प्रावस्था यानी वितरित प्रावस्था हमारी कौन सी है? डिस्पर्स फेस, यानी डिस्पर्स फेस की द्रव स्नेही कॉलाइड में सांद्रता अधिक संभव है, यानी अधिक सांद्र हो सकता है, जबकि द्रव विरोधी कॉलाइड्स में वितरित प्रावस्था की उच्च सांद्रता संभव नहीं है। तो ये हमारे कॉलाइड्स के क्लासिफिकेशन थे। थैंक्स।